नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सुनीता अरोरा क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्द तथा उसके भेद। तो शब्द वर्णों से बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। अक्षर स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, तो इन दोनों के मेल से शब्द बनते हैं। और वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अर्थवान ध्वनि शब्द कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक। और ये जो शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है और सार्थक इकाई है। तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो जो शब्दों का वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर हम अभी इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। देखो, स्रोत का अर्थ है निकलने वाला स्थान, निकलने का स्थान, अर्थात जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है। अभिप्राय है कि इसका मूल रूप क्या है, वह किस शब्द से विकसित हुआ है, वह किस भाषा से आया है। जैसे हिंदी में गिलास शब्द के स्रोत के बारे में कहा जा सकता है कि यह शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ग्लास से हिंदी में आया। इसी प्रकार हिंदी में प्रयोग किए जाने वाला शब्द दूध संस्कृत भाषा में दुग्ध से विकसित होकर आया है। तो हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर विचार करने से इसकी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि स्रोत के आधार पर हिंदी में शब्दों के 5 भेद हैं। एक है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम मतलब जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाना। तो हिंदी में प्रयोग किसका हो रहा है? संस्कृत के भाषा संस्कृत के शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करना तत्सम कहलाता है। मतलब बिल्कुल वैसे ही लिख देना, संस्कृत में ही संस्कृत के शब्द को हिंदी में लिख देना। संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिख दिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गुरु, कवि, लता, दुग्ध, सर्प आदि। तो जैसे मेरे घर में एक सर्प निकला, मेरे गुरु मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, भानु पूर्व दिशा से उदय होता है, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये तत्सम शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हम इन्हें हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, ज्यों के त्यों, इनका रूप नहीं बदला। तो दूसरा स्रोत के आधार पर शब्द भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तद प्लस भव अर्थात उससे होना। ऐसे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है जो मूलतः संस्कृत के हैं, लेकिन परंतु इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे संस्कृत का शब्द दुग्ध है तो हिंदी में उसे दूध कर दिया गया है। अग्नि को आग, सर्प को सांप, दधी को दही, गृह से घर, घृत से घी। तो ये सब जो शब्द हैं जो बदल गए हैं तत्सम से संस्कृत से हिंदी में बदल गए हैं। मतलब अगर संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं तो तत्सम कहलाएंगे, और जब उनका रूप बदल जाएगा वो तद्भव हो जाएंगे। जैसे दुग्ध का दूध हो जाना, सर्प का सांप हो जाना। मैंने बोला था मेरे घर में एक सर्प है, तो सर्प इसमें तत्सम है। अब मैं उसको बोलूँगी मेरे घर में एक सांप आया, तो वो हो जाएगा तद्भव। घर में अग्नि जल रही है, घर में आग जल रही है, तो अग्नि से आग क्या हो गया? तद्भव। तो तत्सम शब्द यहाँ थोड़े से बता देती हूँ मैं आपको। अस्थि तत्सम है और हड्डी तद्भव है। अम्बा तत्सम है और अम्मा तद्भव है। ओष्ठ तत्सम है और होठ तद्भव है। अंधकार तत्सम है, अंधेरा तद्भव है। आश्रय तत्सम है, आसरा तद्भव है। आम्र तत्सम है और आम तद्भव है। उष्ट्र तत्सम है और ऊंट तद्भव है। कर्ण तत्सम है और कान
तद्भव है। कूप तत्सम है और कुआं तद्भव है। काक तत्सम है और कौआ तद्भव है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन उनका जब रूप बदलता है तो तद्भव हो जाते हैं। अब देशी, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द विद्यमान है जिनका मूल रूप संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों से और क्षेत्रीय भाषाओं से के प्रभाव से विकसित हुए हैं। भारत में हजारों भाषाएं, उपभाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं और उसी का प्रभाव हिंदी पर भी पड़ा है। और देश की भाषाओं और बोलियों से ही बने शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के मुख्य स्रोत का पता नहीं, जैसे लोटा, टांग, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, जूता, पगड़ी, खटिया, सोटा आदि ये सब जो हैं देसी मतलब अपने ही देश के शब्द हैं, देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द, भारत में समय समय पर अनेक विदेशी जातियां आई और उनकी भाषाओं ने भारत की भाषाओं को बहुत प्रभावित किया। पहले भारत में मुगलों का शासन था, उनके प्रभाव से हिंदी में सैकड़ों शब्द अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के घुल मिल गए हैं। और उसके बाद अंग्रेजी राज शुरू हुआ तो अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द हिंदी में आ गए, प्रचलित हो गए और लोगों को लगता है हिंदी के हैं जबकि वो अंग्रेजी के हैं। अरबी भाषा के कुछ शब्द के उदाहरण हैं अखबार, अदालत, आज़ाद, औरत, इनाम, कसम, कागज, कानून, किताब, कुर्सी, कैद, खबर, गुनाह, जुर्माना, तबीयत, तरीका, तारीख, दवा, दौलत। तो फारसी के कुछ शब्द हैं आदमी, आमदनी, आसमान, उम्मीद, कमर, कारीगर, खराब, गर्दन, मेहमान, शरबत, शराब, शहद, शिकार, शीशा, शेर, सब्जी आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं आइसक्रीम, इंजन, इंजीनियर, कंपनी, कमिश्नर, कार, कॉलेज, केक, कोर्ट, क्रिकेट, क्लर्क, चॉकलेट, जेल, टिकट, टीम, टेलीफोन, टेलीविजन, डायरी, ड्राइवर, नर्स, पाउडर, स्कूल, बैंक, पुलिस, बैडमिंटन, मशीन, मिनट, मैनेजर, लाइब्रेरी, लॉटरी, सिनेमा आदि। ये अंग्रेजी भाषा के थे। पुर्तगाली के शब्द हैं अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, चर्बी, तौलिया, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि। और तुर्की के हैं कुर्ता, लाश, कुली, तोप, कैंची, दारोगा, चाकू, बेगम, बहादुर, बंदूक। रूसी भाषा के हैं मिग, स्पुतनिक। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं काजू, कारतूस, अंग्रेज। और चीनी भाषा के शब्द हैं चाय और लीची। अच्छा, अब अगला इसका भेद है संकर शब्द। पहले हमने पढ़ा तत्सम शब्द, फिर पढ़ा हमने तद्भव शब्द, फिर पढ़ा हमने देशज शब्द, फिर पढ़ा हमने विदेशी या आगत शब्द। अब पढ़ेंगे संकर शब्द। जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनाए जाते हैं तब उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संकर शब्दों के उदाहरण हैं चाय वाला, चाय चीनी शब्द है और वाला हिंदी है। कपड़ा, मिल, कपड़ा हिंदी शब्द है और मिल अंग्रेजी है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी है और खाना फारसी है। घड़ी, साज, घड़ी हिंदी है और साज अरबी है। लाठी, चार्ज, लाठी हिंदी है और चार्ज अंग्रेजी है। टिकट, घर, अंग्रेजी टिकट है और घर हिंदी है। रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी है। वर्ष संस्कृत और गांठ हिंदी है, वर्षगांठ। तो ये थे कुछ संकर शब्द। तो अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना का अर्थ है बनावट। तो बनावट के आधार पर मतलब बनाया कैसे शब्द, तो रचना का अर्थ है बनावट और बनावट के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 3 भेद दिए हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है परंतु उनके खंड करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं रह जाता और ये सदियों से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे कमल, इस शब्द का निश्चित अर्थ है तथा इसके खंड नहीं किए जा सकते। घर, घर को हम कभी भी आलय या ग्रह नहीं कहते।
गृह नहीं कहते, हम हमेशा घर कहते हैं। तो घर का भी खंड करने पे घ प्लस रो सिर्फ वर्ण रह जाएंगे अलग अलग, तो इसलिए इसका भी कोई खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता। अर्थात जिन शब्दों के निश्चित अर्थ हों तथा जिनके खंड सार्थक हों ना हो, जिन शब्दों के निश्चित अर्थ हों जिनके खंड सार्थक नहीं हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब होता है यौगिक रूढ़। जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों तथा उनके सार्थक खंड किए जा सकते हों। अर्थात हमने दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया विशेष, लेकिन जब उसको अलग किया, उसका विच्छेद किया, तो दोनों बार उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन अर्थ जरूर होगा, अर्थहीन नहीं होंगे, दोनों शब्द सार्थक होंगे। जैसे हिमालय, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो दोनों को मिलाकर हो गया हिमालय, बर्फ का घर। लेकिन इनका खंड करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ है। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का मतलब घर। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या मतलब शिक्षा, अर्थी मतलब चाहने वाला या लेने वाला, तो विद्यार्थी हो गया। ये दोनों शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनके खंड करने पर भी इनके जो है अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का मतलब है किताब और आलय का मतलब है घर, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे पुस्तकालय तो पुस्तकों का घर हो जाएगा। वार्षिकोत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिक मतलब सालाना, उत्सव मतलब त्योहार, तो साल का त्योहार, सालाना त्योहार, वार्षिक गांठ, ये सभी यौगिक शब्द हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं तथा जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय के योग से भी होती है। जैसे ईमानदार, ईमान में प्रत्यय दार लगा दिया तो ईमानदार हो गया। नमकीन, नमक में इन प्रत्यय लगा दिया तो नमकीन। दूध में वाला प्रत्यय लगा दिया तो दूध वाला। ये तीनों यौगिक शब्द हैं जिनकी रचना प्रत्यय के योग से हुई है। तो ऐसे ही मान के आगे अप लगा दो तो अपमान हो जाएगा। पुत्र के आगे कु लगा दो तो कुपुत्र हो जाएगा, और सु लगा दो तो सुपुत्र हो जाएगा। तो ये जो है ये उपसर्ग के योग से बने हैं और ये यौगिक शब्द हैं और खंड करने पर दोनों के अर्थ निकलते हैं। अब अगला पढ़ लेते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक ही होते हैं, अर्थात दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। केवल इतना अंतर होता है, इतना डिफरेंस होता है कि ये अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जो यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न होकर अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, अब ये दो शब्दों से बना है, यौगिक है, तो लंबा किसको कहते हैं? लंबो का मतलब लंबा, और उदर का मतलब लंबो उदर, लंबा उदर, तो लंबा का मतलब लंबा हाइट में, उदर का मतलब पेट। तो कोई ये विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, क्योंकि लंबोदर हमेशा गणेश भगवान को कहते हैं। हमने बोला नीलकंठ, नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब गला, दोनों के खंड करने पर अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब इसको नीलकंठ कहेंगे तो ये विशेष अर्थ ग्रहण कर लेगा, मतलब नीलकंठ हम शंकर भगवान के लिए कहेंगे। ऐसे ही जलज है, जलज, जल प्लस जल से उत्पन्न, और शंख, कमल, मछली, मोती जो जल में रहने वाले हैं प्रसिद्ध हो गए। गजानन, गज प्लस आनन, तो ये आपका गणेश के अर्थ में होगा। चक्रपाणी विष्णु के अर्थ में, गिरिधर श्री कृष्ण के अर्थ में, दशानन रावण के अर्थ में, मेघनाथ रावण के पुत्र के लिए, चतुर्भुज विष्णु के, और षडानन कार्तिक के लिए। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब अगला जो है शब्दों का वर्गीकरण तीसरा, वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया, लड़कों खाना खा लो। वह खाना खा रहा है, उसने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया, वे खाना खा रहे थे। तो ये जो है, जब विकारी शब्द क्या है, रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल गए हैं, उनमें परिवर्तन या विकार हो गया है। विकार का मतलब परिवर्तन होना, तो विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक
तथा काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, अविकारी का शब्द मतलब है कि परिवर्तन ना होना। मैं तेज चलता हूँ, हम तेज चलें, लड़कियां तेज चल रही हैं, वह तेज चलेंगे। ठीक है, सामने कौन खड़ा है, बड़ों के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, इधर उधर, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। तो अविकारी शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता और ये ज्यों के त्यों वाक्य में बने रहते हैं, वाक्यों से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वाक्य में लिखने से ये विशेष हो जाते हैं। लेकिन इनका लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग होते हैं। और इन्हें क्रिया, वो भी अविकारी शब्द भी कहते हैं और अव्यय भी कहते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रिया विशेषण, जैसे रमेश ने सुंदर गाया, तो क्रिया की विशेषता क्या थी, गाने की सुंदर। तो ये जो है क्रिया विशेषण आपको समझ में आ जाएगा। एक क्रिया विशेषण है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सब अविकारी हैं। विकारी तथा अविकारी शब्दों को हम बाद में दोबारा से पढ़ेंगे। तो अभी शब्द जो है प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। अब इसका अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका सामान्य एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी मतलब जब शब्द का एक ही अर्थ हो तो उसे एकार्थी कहेंगे। जैसे घर, पुस्तक, दूध, कमरा, लड़ाई, देश, बुढ़ापा, ये शब्द एकार्थक है, इनका एक ही अर्थ है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द का पर्याय है अनेक अर्थी, अर्थात जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार को हम, हार का मतलब हारने से भी है, जीत, जो जीत का अपोजिट होता है हार, और हार जो हम माला डालते हैं गले में वो भी है। धूप, मंदिर में जलने वाली धूप भी होती है और प्रकाश को भी धूप कहते हैं, सूर्य के। बाल, बालक को भी कहते हैं और शरीर में जो बाल होते हैं हमारे सिर के वो भी होते हैं। भाग, पार्टिसिपेट करना भी कहते हैं और भागना भी कहते हैं। कर मीन्स हाथ भी होता है और कर मीन्स टैक्स भी होता है और कर मीन्स काम करना भी होता है। और अंक मीन्स गोद भी होता है। नाटक का अध्याय भी होता है, निशान भी होता है और गिनती की संख्या भी होती है। अंबर, आकाश को भी कहते हैं, बादल को भी कहते हैं और कपड़ों को भी कहते हैं। अक्षर, वर्ण को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं, गगन को भी कहते हैं। अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब अभिप्राय भी होता है, और उत्तर का मतलब हल भी होता है, जवाब भी, और एक दिशा का नाम भी उत्तर है। कल, मधुर ध्वनि भी होती है, कल बीता हुआ कल भी होता है और आने वाला कल भी होता है। काल, मृत्यु को भी कहते हैं, यमराज को भी कहते हैं और समय को भी कहते हैं। दल, समूह भी होती है, सेना भी होता है, पत्ता भी होता है, और पत्र, पत्ते को भी कहते हैं, चिट्ठी को भी कहते हैं, समाचार पत्र को भी कहते हैं। फल, परिणाम को भी कहते हैं, फल, फ्रूट को भी कहते हैं, फल, लाभ को भी कहते हैं, फल, नाले की, भाले की नोक को भी कहते हैं और मेवा को भी कहते हैं। बल मीन्स शक्ति भी होता है, सेना भी होता है, सहारा भी होता है। मधु मीन्स शहद भी होता है, बसंत भी होता है, चैत्र मास भी होता है और मीठा भी होता है। और मान का मतलब सम्मान भी होता है, घमंड भी होता है और पाप भी होता है। और मुद्रा, अंगूठी को भी कहते हैं, चिन्ह भी होता है, आकृति भी होती है। वर्ण, रंग को भी कहते हैं, अक्षर को भी कहते हैं। इसी तरह जो है अनेक अर्थों वाले शब्द भी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ मिलते जुलते होते हैं तथा किसी सीमा तक एक समान भी होते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आलय को सदन भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं। गज को हस्ती भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, द्वीप भी। फूल को सुमन, कुसुम, पुष्प कहते हैं। वायु को हवा,
समीर, पवन भी कहते हैं। आज्ञा को आदेश कहते हैं, हुक्म कहते हैं, निर्देश कहते हैं। खुशी को हर्ष कहते हैं, उल्लास, आमोद प्रमोद। आकाश को नभ, व्योम, गगन, आसमान। और वायु को हवा, पवन मैंने पहले बता दिया आपको। कृष्ण को काला भी कहते हैं, केशव कहते हैं, माधव कहते हैं, गोपाल कहते हैं। अमृत को सोम, सुधा, हय, बाजी, तुरंग कहते हैं। अंधकार को तिमिर कहते हैं, तम कहते हैं, अंधेरा कहते हैं। तो ये जो है सब समानार्थी शब्द हैं। तो समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। अब बात है विलोम शब्द। जो विपरीत शब्द होते हैं अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द होता है हार का जीत, सुख का दुख, गरीब का अमीर, राजा का रंक। जो उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले विपरीतार्थी शब्द अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द, जो एक शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। और इसमें होगा अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला, कुपुत्र का सपुत्र, कपूत का सपूत, लाभ का हानि, हार का जीत, जीवित का मृत, प्रातः काल का सायंकाल, स्वतंत्र का प्रतंत्र, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, फेल का पास, आज़ाद का गुलाम, जिंदा का मुर्दा, फायदा का नुकसान, सुबह का शाम, अपना का पराया, आदर का अनादर, आयात का निर्यात, उग्र का शांत, उत्थान का पतन, उपकार का अपकार, आशा का निराशा, आकाश का पाताल, अनुज का अग्रज, अगला का पिछला, कठोर का कोमल, कुटिल का सरल, खरा का खोटा, गमन का आगमन, गुण का अवगुण, गुरु का शिष्य, लघु का दीर्घ। तो ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे आपको विलोम शब्द मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको शब्द विचार जो है व्याकरण में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, और 5वां होता है संकर शब्द। और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। और कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखें। धन्यवाद।